उत्तराखंड विधानसभा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया। धामी सरकार के इस बार के बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है और हर वर्ग को शामिल किया गया है। साथ ही युवाओं पर खास फोकस करने के साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है कि ऐसा विकासमुखी बजट पहली बार प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस साल के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें सरकार ने 4 धाम यात्रा में मूलभूत सुविधाओं के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। कृषि के लिए सरकार ने 10,294 करोड़ का प्रावधान किया है। सबसे महत्वपूर्ण जोशीमठ और जमीन धंसने से प्रभावित जगहों पर राहत के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विकास के लिए सरकार ने 60 करोड़ का प्रावधान किया है। उत्तराखंड का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार का फोकस उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का है और धामी सरकार का यह बजट 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इस बीच बिहार से सामने आई एक तस्वीर ने चर्चा का रुख ही मोड़ दिया है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। भाजपा विधायक पर एक्शन के विरोध में पार्टी के विधायक धरना दे रहे हैं। सामने कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा खड़े हैं, भाजपा विधायकों को समझा रहे हैं, जिसके बाद भाजपा के विधायक मान गए और सदन की कार्यवाही में शामिल भी हुए। इस एक तस्वीर ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसा कम देखा गया है जब कांग्रेस और भाजपा के नेता साथ दिखाई दिए हों या फिर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के नेता की बात मानी हो। वहीं भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान पर कार्रवाई को लेकर भगवा ब्रिगेड ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का आरोप है कि लालू यादव के खिलाफ जांच का बदला लेने के लिए तेजस्वी यादव के इशारे पर भाजपा विधायक पर कार्रवाई की गई। करके पहले से ही लाए हुए थे स्क्रिप्ट और फटाफट पढ़ दिए तेजस्वी यादव के कहने पर और निष्कासन की व्यवस्था बना दिए। बता दें कि भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा से निलंबित किया गया है। सपा सांसद डिंपल यादव की दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की खबर ने सियासत में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल डिंपल यादव लालू यादव से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, जिसे समाजवादी पार्टी की थर्ड फ्रंट वाली कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कई मौकों पर महागठबंधन की बात दोहरा चुके हैं। यहां तक विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई के विरोध में 5 मार्च को विपक्ष के 8 दलों की ओर से एक चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी गई। इन दलों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का नाम शामिल था। तो ये कोई प्रयास कोई एक दल नहीं कर रहा है। देश के तमाम दल इस प्रयास में हैं कि देश को कैसे बचाया जाए, देश का लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान के। दूसरा, जिस वक्त डिंपल यादव लालू यादव से मुलाकात के लिए आवास पर पहुंची, उसके ठीक बाद अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक दिन के बाद ही यानी कि 17 मार्च से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की इस बैठक को भी तीसरे मोर्चे की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि अखिलेश यादव दिल्ली में किन नेताओं से मिलेंगे। इस बीच 17 मार्च से कोलकाता में होने जा रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सियासत बेचैन हो चली है। सपा की कोलकाता में होने वाली बैठक पर भाजपा ने तीखा हमला किया है। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया है कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि यूपी में सपा का जलाधार खत्म हो गया है, इसीलिए अब वो बंगाल जा रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी को समझ आ गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं है और यहाँ पे तो अब उनकी कार्यकारिणी करने के वो लायक भी नहीं है, इसलिए वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। दरअसल चर्चा है कि कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान थर्ड फ्रंट को लेकर सपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बात हो सकती है, जिसे लेकर भाजपा आक्रामक है। तो बसपा ने सपा की कोलकाता में होने वाली बैठक के तार भाजपा से जोड़ दिए। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का दावा है कि भाजपा के इशारे पर सपा फैसले ले रही है। बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या है, लेकिन वो बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ के सीआर साहब के जन्मदिन में जा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी उनको लिख करके उनसे क्रियान्वयन करा रही है। जाहिर है कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही राजनीति की रफ्तार बढ़ गई है।
पीएम नरेंद्र मोदी करीब 4 महीने बाद 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी काशी को बड़ी सौगात देंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 2000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कैंट से गोदौलिया के बीच रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सिगरा राजा तालाब के गंजारी में पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नींव भी रखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत करेंगे और जो प्रदेश की विभिन्न योजनाएं हैं, जो वाराणसी की योजनाएं हैं, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरूर देखेंगे। रोपवे भी करेंगे और उसके साथ मुझे लगता है 2000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का लोकार्पण करने का काम 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला कैंट रेलवे स्टेशन पर ही रखेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस रोपवे के निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान हो जाएगी। उधर गंजारी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा जैसा बनाया जाएगा, जिसके लिए 32 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। योगी सरकार 2.0 का पहला साल पूरे होने से पहले सीएम योगी ने प्रदेश के विकास का खाका खींचने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इसी महीने 25 तारीख को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी के नाम यूपी में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में एक और रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसको लेकर सरकार बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 11 मंत्रियों और कई वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक भी की, जिसमें एक एक निवेशक से संवाद करने के निर्देश दिए गए। निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर फोकस करने को कहा। सीएम ने राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर कार्य योजना मांगी। वाराणसी के आसपास के जिलों के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार करने के निर्देश। प्राधिकरणों में अर्बन टाउन प्लानर की तैनाती होगी। बैठक को हमारे अयोध्या और वाराणसी प्राधिकरण के संबंध में बैठक को आयोजित किया गया था। उसी को संबंध में लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभी आने वाले समय में वाराणसी का दौरा है। उसको लेकर के बैठक को, तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया है। जी ने दोनों नगरों के विशेष रूप से विकास की बात की है और बाकी अन्य नगरों, सभी विभागों की उन्होंने समीक्षा किया है, व्यापक समीक्षा किया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन भी करेगी। इसके अलावा हर जिले में प्रभारी मंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से ही हर मोर्चे पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा बूथ स्तर पर विपक्ष को मात देने के लिए हर एक मोर्चे को लेकर बैठक की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा 19 मार्च को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। कानपुर में आयोजित होने वाली बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दावा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने में कामयाब होगी और जो 2024 के लोकसभा के चुनाव को हम ध्यान में रख के आपसे बात करें तो निश्चित जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, अब की बार 400 के पार। भाजपा इससे पहले वाराणसी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अयोध्या में महिला मोर्चा की बैठक कर चुकी है। इस दौरान भाजपा की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए गए थे। माना जा रहा है कि भाजपा हर एक बूथ पर विपक्ष के दलों से आगे रहने की रणनीति पर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया। लखनऊ में मायावती ने बसपा के पार्टी कार्यालय पर कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कांशीराम की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इससे पहले मायावती ने ट्वीट करके लिखा, विरोधी आज षड्यंत्र और तिरस्कार की राजनीति कर रहे हैं। इसका जवाब चुनावी सफलता और सत्ता के मास्टर चाबी मिलने पर दिया जाएगा। तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकार को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और उस कारवां को माननीय बहन जी आज भी अभी आगे बढ़ा रही हैं। भले ही हाल में हुए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 1 सीट मिली हो और भाजपा, सपा और कांग्रेस के सामने बसपा कमजोर पड़ गई हो, लेकिन पार्टी का मानना है कि दलित राजनीति के जरिए यूपी में सालों सरकार में रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की नींव बहुत मजबूत है। इस बार जो है सपा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रो में काम कर रही है। वहाँ से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ते हैं। कांशीराम के जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने 5 गाने तैयार करवाए थे, जिसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बूथ स्तर पर बजाया गया। नीला झंडा लहराएंगे, 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 नीला झंडा लहराएंगे।
काशी राम जी की राहों पर हम बढ़ते ही जाएं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध देखने को मिला। जहां सैकड़ों की संख्या में भर्ती शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करने पहुंच गए, जिसमें कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल थे। 2 लोग मर गए हैं कल फांसी लगा के। क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए? सरकार मान ली है, गलत छपवा दिया जाता है और जबकि गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। उधर भाजपा दफ्तर के बाहर भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया और जोरदार नारेबाजी की। उधर विपक्ष ने इस मामले को सियासी मुद्दा बना लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, जहां अपने हक के लिए प्रदर्शन करने का भी हक न हो, उस लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सबको आगे आना होगा। अब दलित पिछड़े युवा आरक्षण को लेकर भाजपा की सोच और साजिश दोनों को समझ गए हैं। भाजपा याद रखे कि युवा में युग बदलने की शक्ति होती है। उधर विपक्ष के सवाल उठाने पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार सभी का हित चाहती है। न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया है, हम सब लोग हित चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का हित हो, किसी के भी अहित में सरकार कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। जिस तरह से माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है उसके अनुसार हम सब लोग कार्य करेंगे। हालांकि इसके पहले सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि आरक्षण कोटे का सही से पालन नहीं हुआ, जिसके बाद अभ्यर्थियों को गुस्सा फूट पड़ा। उमेश पाल शूटआउट केस में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री होने जा रही है। शूटआउट में आरोपियों और फरार शूटर की गिरफ्तारी में नाकामी के बाद अब ईडी के जरिए अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने नवंबर 2021 से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। 2021 में अतीक अहमद की फूलपुर में 8 करोड़ रुपए की एक संपत्ति को अटैच किया गया था। अतीक की वो संपत्ति पत्नी शाइस्ता के नाम पर खरीदी गई थी, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए थी। इसी के साथ शाइस्ता के खाते में 1.28 करोड़ रुपए और दूसरे परिजनों के खातों में जमा रकम को भी ईडी ने अटैच कर दिया था। ये सब ईडी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के निर्देश पर हुआ था। मैं जब इलाहाबाद पोस्टेड था तब अतीक अहमद विधायक थे, मैंने इनको गिरफ्तार किया था। एक बूढ़ी लेडी थी, उनकी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली। उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर लगाया गया, उसके बाद इनको रासुका में बंद किया गया। लंबे समय तक ये जेल में थे। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से इसके लिए तेज तर्रार अफसरों की एक स्पेशल टीम गठित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह पिछले 2 दिनों से प्रयागराज में ही कैंप कर रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग में ही ईडी की टीम माफिया और उसके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में लगी हुई है। साथ साथ ईडी की टीम गुजरात से प्रयागराज लाकर अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी में भी है। हालांकि उसमें तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि हत्याकांड के बाद अतीक ने कई बार एक नेता से संपर्क करने की कोशिश की है। एसटीएफ की पड़ताल में सामने आया है कि माफिया अतीक अहमद ने कई बार फेस टाइम एप्लीकेशन के जरिए नेता से संपर्क करने की कोशिश की। पड़ताल में पता चला है कि अतीक ने फेस टाइम ऐप से करीब 50 कॉल नेता को किए। फेस टाइम ऐप पर बात न होने पर अतीक ने नॉर्मल कॉल की। कॉल के दौरान अतीक ने कहा, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हालांकि नेता ने अतीक की आवाज सुनते ही फोन काट दिया। इस मामले में एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये नेता कौन है। सवाल है किस चीज का? कानून व्यवस्था का। और ये कार्रवाई ठोस कार्रवाई है, सकारात्मक है, संवैधानिक है, जिसके कारण ये डर बैठ गया है और कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। इस बीच अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर चुकी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का इंतजार बढ़ रहा है। शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब शाइस्ता परवीन की याचिका पर सुनवाई 17 मार्च को होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।